नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। राजनीति में शक्ति प्रदर्शन पूर्ण विराम नहीं होता है। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में शक्ति प्रदर्शन कर दिया तो उस बैठक में नहीं जाकर सचिन पायलट ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया। दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूत नजर आ रहे हैं। सरकार भी बच गई है और पायलट भी बच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सरकार चली गई, दल बदल कानून का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके होने से सरकारों के बचने का भ्रम जो था वो भी कर्नाटक और गोवा के बाद और मध्य प्रदेश के बाद टूट गया है। पायलट और ज्योतिरादित्य की उम्र के सांसद और विधायक बीजेपी में भी हैं, मगर धीरज के साथ हैं। केंद्र में ज्यादातर राज्य मंत्री बने हुए हैं। ऐसे ही एक युवा से लगने वाले राघवेंद्र सिंह राठौड़ खेल राज्य मंत्री ही रहे और दूसरी सरकार में जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी धीरज है। काफी हैंडसम है, निशानेबाजी करते हैं, लेकिन राज्य मंत्री से आगे नहीं बढ़ पाए। राज्यों में फडणवीस को छोड़ दें तो रघुवर दास, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर देसी स्टाइल के नेताओं को शायद ही वे पत्रकार टैलेंटेड कहेंगे, जो पायलट के आगे कई तरह के विशेषण लगा रहे हैं। मोदी शाह के दौर में बीजेपी में बगावत खत्म सी हो गई है। बीजेपी में जाने के लिए दूसरी पार्टी में बगावत हो जाती है, वो अलग बात है। तो 2 दिनों के सघन कवरेज के बाद गहलोत और पायलट की लड़ाई से कांग्रेस कहां पर अटकी है और कहां पहुंची है, इस पर बात करेंगे उमा शंकर सिंह से और हर्षा कुमारी सिंह से। उमा, हम फिलहाल तो यही जानना चाहते हैं कि ये जो आज 100 से अधिक विधायकों का प्रदर्शन किया है, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद भी बसों में अभी तक विधायक बसों से उतरे नहीं हैं, यहां से वहां ले जाए जा रहे हैं। क्या अभी भी गहलोत को अपने उस शक्ति प्रदर्शन पर अंतिम रूप से विश्वास नहीं बन पा रहा है? जी बिल्कुल, और यही विरोधाभास है कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें और कांग्रेस की तरफ से जो किया जा रहा है उसमें। अगर सरकार को कोई संकट नहीं है, संख्या बल साथ है, तो फिर ये रिजॉर्ट जो पॉलिटिक्स जिसको नाम दिया जाता है उसकी आखिरकार ज़रूरत क्यों आन पड़ी। एक और अहम बात की जो कांग्रेस के टॉप मोस्ट सूत्रों के हवाले से दी जा रही थी कि एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला बना है और वो सचिन पायलट को बताया गया है और लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा, वो अब धूल धूसरित हो गया है, क्योंकि खुद सचिन पायलट की तरफ से कह दिया गया है कि राहुल गांधी से ना तो उनकी कोई मुलाकात होने जा रही है और ना ही किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले पे उनसे कोई बातचीत की गई है। तो अभी तक जो हम ये बता रहे थे कि शायद ये जो निपटारा विवाद का है वो हो गया है, वो निपटारा हुआ नहीं है। अभी भी तलवारें खिंची हुई है और यही वजह है कि एहतियातन ही सही अशोक गहलोत को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में लेकर जाना पड़ा है। और इधर ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी अपने कुछ विधायकों के साथ कहीं बैठे हुए हैं। तो सचिन पायलट के साथ अगर विधायक हैं तो फिर क्या ये माना जाए कि अशोक गहलोत के साथ उतने विधायक नहीं है जितने का दावा किया जा रहा है? जी देखिए, एक लिस्ट जरूर कही गई है अशोक गहलोत की तरफ से कि इतने विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन बात जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाएगी तो उसके पहले तक कितने विधायकों का हृदय परिवर्तन होगा, कितने विधायकों का संपत्ति परिवर्तन होगा, कितने विधायकों का जो कुछ पीछे उनके जो कुछ मामले होंगे उसमें कुछ परिवर्तन होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए क्योंकि आज जब मीटिंग हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि जो व्हिप पालन करके नहीं आएंगे उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और यही बात जो प्रस्तावना वहाँ पर पास हुई उसमें भी रिफ्लेक्ट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे विधायक नहीं पहुँचे और सचिन पायलट खुद वहां नहीं पहुंचे और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं है जहां पे आप व्हिप लागू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्हिप और शक्ति परीक्षण और जो आंकड़ों का गेम है वो विधानसभा के पटल पे पता चलेगा। उमा, लेकिन क्या ये सचिन पायलट के कदम से ही पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है कि वो अपनी अंतिम चाल चल चुके हैं? राज्यसभा चुनाव के समय में भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वो पार्टी के साथ बने रहे। उसके पहले भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन पार्टी के साथ बने रहे। लेकिन अब जब पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है तो इसके बाद सचिन पायलट ने अपनी अंतिम चाल चल दी है। वो उस बैठक में नहीं जाना, उस बैठक से एक दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना, क्या आपको अब भी लगता है कि उनके साथ किसी को बात करके अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा इस्तेमाल? जी देखिए, आपने सही कहा,
सचिन पायलट की जो शिकायत रही है वो लंबी रही है और उनकी मांग भी काफ़ी लंबी रही है और बहुत ही अहम रही है और वो सीएम की कुर्सी की रही है। उनके समर्थक भी इस बात पे लगातार जोर डालते रहे हैं और उनके खेमे की तरफ से ये भी दावा किया जाता रहा है कि राहुल गांधी का पर्सनल कमिटमेंट था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। डिप्टी सीएम उनको बनाकर मनाया गया। कहा गया कि 2019 के आमसभा चुनाव के बाद ये सत्ता परिवर्तन, ये नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन अशोक गहलोत के बेटे के भारी हार के बावजूद ये परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब बातें जमा थी, लेकिन ये 124A जो कि सेडिशन का चार्ज है उसमें एक मामला दर्ज होकर और जब उनको नोटिस भेजा गया तो उनको लगता है कि ये पानी नाक के बहुत ऊपर बह गया, अब कोई इज्जत पार्टी के अंदर बची नहीं। तो वो अपनी एक बाकी की लड़ाई के साथ साथ अब एक इज्जत आत्मसम्मान की लड़ाई की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि इतनी सारी बातों के बावजूद ये पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, वो अध्यक्ष बने रहेंगे, डिप्टी सीएम बने रहेंगे। इन सब बातों के बावजूद उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही जिससे ये लगे कि वो अब भी कांग्रेस के साथ बने हैं। और कल रात के मैसेज के बाद तो ये खुली बगावत के तौर पर सामने आ गया जब ये कहा गया कि 30 विधायक के साथ वो हैं। 30 बेशक न हो सकता है 20 हो, 15 हो, जो भी हो, लेकिन एक बागी रुख तो वो ले चुके हैं। पर उमा, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो गहलोत के साथ ही खड़ा रहना चाहता है? वो सरकार गिर जाने के हद तक भी गहलोत के साथ ही जाना चाहता है, पायलट को साथ नहीं रखना चाहता? जी देखिए, कांग्रेस हाईकमान की अपनी एक अलग दुविधा है और ये दुविधा शुरू होती है वहाँ से जहाँ से कांग्रेस पार्टी में ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की लड़ाई शुरू हुई। अगर आप 2012 के बाद से देखें तो लड़ाई कभी कम पड़ती है, कभी ऊंची उठती है और कभी जो है वो चुपचाप गुपचुप तरीके से चलती रहती है, लेकिन वो लड़ाई है। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या कांग्रेस हाईकमान एक फैसला नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी अपनी दुविधाएं हैं और सोनिया गांधी क्योंकि अध्यक्ष, अगर राहुल गांधी के हाथ में होता तो शायद कुछ फैसला अलग होता, लेकिन वो पिछले साल ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव के बाद वो कुर्सी छोड़ चुके हैं। तो अब फैसला सोनिया गांधी के पास है और सोनिया गांधी के सलाहकार अलग तरह के नेता हैं जिनका लगाव अशोक गहलोत के साथ है। तो ये सारी जो एक स्थिति बनती है उसमें इतना ज़रूर है कि सचिन पायलट के लिए बहुत ज़्यादा रूम नहीं है और सचिन पायलट के खेमे का यही कहना है कि उनको पार्टी से दरकिनार करने के लिए सारी कवायद की गई, तो अब पैचअप की बात कैसी? जी हर्षा, आप हमारे साथ हैं। राजस्थान में आप क्या सुन रही हैं? आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, क्या आप जिस तरह की खबरें सुन रही हैं उस शक्ति प्रदर्शन में आपको भरोसा हो रहा है कि ये सरकार बच गई है? अशोक गहलोत ने या फिर सचिन पायलट को पुलिस की नोटिस जो गई है एक तरह से वो एक आखिरी दांव चल दिया है और अब मामला अब संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जी देखिए, जो अभी सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि गहलोत जो सरकार है वो कल उन्होंने 109 का दावा किया था। पहले इनके पास 122 एमएलएस थे, कल इन्होंने 109 का दावा किया था और आज वो 106 का उनका दावा है। तो अगर वो दावा 106 का कर रहा है तो हो भी सकता है कि उससे कुछ 2-4 लोग कम हो सकते हैं। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो सरकार है वो अब एक बहुत नाजुक स्थिति में आ गई है और अब इसी कारण, क्योंकि वो नाजुक स्थिति में है, इसी कारण वो अपने सारे एमएलएस को लाकर यहाँ जो फेयरमाउंट का रिजॉर्ट है जिसके सामने हम लोग खड़े हैं वहाँ पर लेके आई है। इनकी एक तरह से जो है इन्हें यहाँ पे रखा जाएगा और जब भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा वो उनको लेकर गवर्नर के सामने या जैसे फ्लोर ऑफ हाउस या जो भी स्थिति बनती है उसमें वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि 15 जो एमएलएस हैं वो कहीं ना कहीं तो गए हैं। अब सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि मेरे पास 25 है। हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां हम खड़े हैं आज सुबह ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्क्रूटनी में आए हैं और ना सिर्फ ये, लेकिन राजीव अरोड़ा, आम्रपाली के जो ओनर हैं और धर्मेंद्र राठौड़, ये दोनों यहाँ दोनों जगह छापे पड़े हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर जो ओनर है उनके साथ पूछताछ की है। वो भी उनका जो पारिवारिक एक रिश्ता है उनका गहलोत के परिवार से। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि पायलट अब चले जाएंगे अपने 25 विधायकों के साथ? भले ही अब वहां पर बीजेपी की सरकार बनने की, पहले ये लगता था कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है तो इसलिए वो अब गेम में पीछे है, लेकिन अब इस तरह से कांग्रेस से टूटकर खुद ही कोई बीजेपी के पाले में जा रहा है, तो क्या बीजेपी अब उस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार नजर आ रही है?
देखिए, सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि मैं बीजेपी के पास नहीं जा रहा हूँ। तो अगर वो बीजेपी के पास नहीं जा रहे हैं तो हो सकता ये एक विकल्प भी हो सकता है कि बीजेपी का समर्थन लेके वो कुछ आगे की रणनीति प्लान कर रहे हों। उनकी तरफ से ये बात आई है कि मैं बीजेपी के पास के पाले में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सचिन पायलट को की नज़र जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप पे ही है। उनकी नाराजगी भी यही है कि उनको चीफ मिनिस्टर उनको बनना था और उन्हें नहीं बनाया गया। और अगर बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की मूड में नहीं रहती है तो बीजेपी के साथ बीजेपी में मर्ज होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बीजेपी भी को अपनी भी राजनीतिक समीकरण देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सचिन उनके साथ आते हैं तो वहां पर भी एक पावर सेंटर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा। वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, दूसरे यहाँ पर बीजेपी में काफी लीडर्स हैं। तो बीजेपी भी क्या गेम करती है या फिलहाल वेट एंड वॉच ही कर रही है और साइडलाइन से सपोर्ट कर रही है, ये सब धीरे धीरे खुलासा होएगा। लेकिन एक बात साफ है कि पायलट अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनका वापस आना अब ना के बराबर उसका जो वो नामुमकिन ही लगता है। जी, तो अब आप मानती हैं कि कांग्रेस टूट गई है वहां पर, भले ही सरकार एक हफ्ते या एक दिन के लिए बची हुई नजर आए, पर जितने भी विधायक पायलट के पास गए हैं या अशोक गहलोत की बैठक में नहीं आए हैं वो चले गए हैं। क्या उनके बगैर पायलट अशोक गहलोत अपनी सरकार चला सकेंगे 106 विधायकों के दम पे? देखिए, अगर कांग्रेस तो टूट गई है लेकिन सरकार फिर भी बच सकती है, इसलिए अशोक गहलोत अपने एमएलएज को यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड मेजॉरिटी होगी, वेफर थिन मेजॉरिटी होगी उनकी, और बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गई है सरकार। थोड़ा सा अगर ज्यादा भी, पहले तो बहुत कंफर्टेबल थी, 122 एमएलएज थे उनके साथ, इंडिपेंडेंट्स को मिला के, बाकी पार्टियों को मिला के, और अब अगर वो 102 या 104 या 106 की स्थिति में आ जाते हैं तो हमेशा सरकार के गिरने का खतरा रहेगा। और अब इसमें गवर्नर का क्या रोल रहता है, अगर वहां तक बात आती है तो काफी कुछ उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गवर्नर्स रूल हो जाता है राजस्थान में तो फिर साफ है कि जो गहलोत के साथ जो काफी एमएलएज हैं वो आगे भी जाके टूट सकते हैं, खासकर जब अगर ऐसी गवर्नर रूल की अगर स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा और हर्षा आपका। कुल मिलाकर एक स्थिर सरकार से अस्थिर सरकार की तरफ कांग्रेस ने खुद ही को धकेल लिया है अपने आंतरिक कारणों से। इसकी शुरुआत पायलट और गहलोत के बीच महत्वाकांक्षाओं को लेकर हुई और जिसको नेतृत्व ने जो वादा किया नहीं निभाया, और पायलट अब बहुत आगे जा चुके हैं। क्या अशोक गहलोत अब पायलट के साथ मिलकर कोई रणनीति बनाएंगे? लगता नहीं है, जिस तरह की तलवारें खींच गई हैं। क्या अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़कर बलिदान दे देंगे, सचिन पायलट को सत्ता सौंप देंगे? इसके बारे में कल्पना करना विचित्र बात है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पर अभी तक के ट्रेंड ये है कि अशोक गहलोत भी पीछे नहीं हटे हैं। वो अपने सरकार अपनी दावेदारी से वो एक कदम पीछे नहीं गए हैं। 2019 के चुनाव में भी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी भूमिका देने की चर्चा चली थी, लेकिन वो राजस्थान तक ही अपने आप को वो भी सीमित रख रहे हैं। तो फिलहाल दो दिग्गजों की ये लड़ाई है, इसमें फायदा बीजेपी को हो सकता है कि उसकी सरकार फिर से बन जाए। हो सकता है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ अलग बार्गेन करना चाहते हों, वो इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बार्गेन करना चाहते हों, पर कांग्रेस से उनके बार्गेन करने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अब कमज़ोर हो चुकी है, कड़ियाँ उनकी टूट गई हैं। जो सामने से जो विश्लेषण नज़र आ रहा है, ये नेता लोग हैं, अपनी परिस्थितियां अपने हिसाब से बनाते हैं, चुनते हैं, फिर जनता को उसमें उलझाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस से आए किसी नेता को मुख्यमंत्री अब बनाएगी अपने पार्टी में लेकर? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने सरकार में जगह नहीं दी, लेकिन उनके बताए हुए कई मंत्रियों को सरकार में जगह दी है और उन्हें अब वापस दोबारा से टिकट भी दिए जाएंगे। तो एक तरह से सुरक्षा की गारंटी तो वो लेकर गए, खुद राज्यसभा भी पहुंचे। क्या सचिन पायलट इस तरह की राजनीति करके एक नए कपड़े में आ जाएंगे और बीजेपी के कपड़े में वो फिर राजनीति करने की शुरुआत कर देंगे? लेकिन तब क्या वो सचिन पायलट की स्वतंत्र हैसियत रह पाएगी? इस तरह की दावेदारी फिर वो कभी कर पाएंगे?
जिस तरह की दावेदारी वो कांग्रेस में रहते हुए कर पा रहे हैं। ये सब नेता लोग आपस में अपना करते रहेंगे। हम राजस्थान की इस लड़ाई को अभी छोड़ते हैं क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ज़्यादा सूत्रों के हिसाब से आप खिचड़ी पकाते रहेंगे तो पता चलेगा कि खिचड़ी बनाने का काम हमने अपने ऊपर ले लिया है। तो इनको छोड़िए। इस बीच जनता, नौजवान क्या सोच रहे हैं वो तो दिन रात मैसेज ही करते रहते हैं, हमारी नौकरी का कुछ हुआ नहीं, जो वादा किया गया था। पर अलग बात है। लेकिन ये एक मार्च के महीने में आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरती है, उस वक्त कोरोना की लड़ाई बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। लड़ाई ही नहीं शुरू हुई थी क्योंकि ये भी एक माना जाता है कि सब कुछ ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार पर था, जिसकी वजह से जो देरी हुई, हमने शुरुआती बढ़त में बहुत कुछ नुकसान शुरुआती दौर में किया है, जिसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और अब जब राजस्थान एक बेहतर स्थिति में है कोरोना को लेकर, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, पर हाँ, एक जिस तरह से शुरू में फैला था उसने रोकने में एक सफलता तो पाई है राजस्थान ने। तो इस बीच में अब वहाँ पर सरकार बदलने की परिस्थिति पैदा हो गई है। तो हम इस महामारी से नहीं लड़ रहे हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी राजनीति पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्रेक के बाद चलेंगे बिहार, जहाँ भी अभी एक अच्छी खासी, जहाँ सरकार कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक स्थिर सरकार का कोरोना से लड़ाई को लेकर क्या फायदा हो रहा है उस पर हम मनीष से बात करेंगे। लेकिन ये देखिए कि एक डॉक्टर किस तरह से ट्रैक्टर चलाते हुए मरीज को लेकर जा रहा है। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद भी आज हम इसी स्थिति पर, तैयारियों की स्थिति पर पहुंचे हैं। A member of a family. Solar system is the family in which our Earth is a member. Sun is the center of solar system. You know, Sun is a star. Children, do you know what are stars? Stars are giant celestial bodies that burn by themselves. Stars emit heat and light in large quantities. Solar system includes planets and their satellites, asteroids, comets and dwarf planets. Close to stars makes a galaxy. The galaxy, which includes solar system, is Milky Way. It is also known as Akashaganga. It contains nearly 10,000 crores of stars. Universe includes millions of galaxies. Now, do you wish to reach the space? How can we reach the space? This space shuttle will help you. Children, what do we call the person who travels to the space? Cosmonaut. Children, see asteroids? These are rock fragments revolving around in between Mars and Jupiter. पिछले 4 दिनों से देश में हर दिन 26,000 से अधिक कोविड-19 के केस आ रहे हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 23,174 हो गई है। कभी 1,000 एक दिन में देश के स्तर पर नए मामले आते थे तो सनसनी फैल जाती थी। अब 26,000, 27,000 मामले आ रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिहार में आज 1100 मामले आए हैं और वहां पर 17,142 के करीब संख्या हो गई है। और जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो अब अपने अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं, सब एम्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक तरह से पोल खोल रहा है कि बिहार ने अपने स्वास्थ्य सिस्टम को इतने दिनों से किस तरह से विकसित किया है और जो कोरोना के लिए तैयारी की है उसमें बिहार को पीएमसीएच और एनएमसीएच, जिसमें
मंत्री जा सकें, जिसमें विधायक जा सकें, जिसमें अधिकारी जा सकें, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। मनीष कुमार हैं हमारे साथ। मनीष, इस पे टिप्पणी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो अभी एनएमसीएच में हुआ है, मरीजों को घर जाने के लिए कह दिया गया है, तो नई नई गाइडलाइन में बदलाव करके अस्पताल में जगह बनाई जा रही है, फिर अस्पतालों को जिलों से जोड़ा जा रहा है। इन सब के मद्देनजर जो बिहार की स्थिति है वो इस वक्त क्या नजर आ रही है कोविड-19 को लेकर? बिहार की स्थिति काफ़ी अराजक है, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर कंफ्यूजन फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहे बिहार सरकार के मंत्री हों, एनडीए के सांसद हों, मुख्यमंत्री के अपने संबंधी हों, उप मुख्यमंत्री के जो स्टाफ हों, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिलाधिकारी हों, उनके परिवार के लोग हों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका इलाज बिहार सरकार के अस्पताल में ना होकर एम्स पटना में हो। और एम्स पटना में इतना ज्यादा दबाव बना हुआ है, जो वीवीआईपी के जो रिक्वेस्ट हैं उससे ज्यादा उनके लोग परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के गृह विभाग का एक डिप्टी सेक्रेटरी है, वो जमीन पर लेटा हुआ है क्योंकि उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आईजीआईएमएस जो पटना का या बिहार सरकार उसे अपना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मानती है, वहां से उसे रात में रेफर कर दिया गया है। दुर्भाग्य यह है रवीश की जो आईजीआईएमएस के डायरेक्टर हैं वो खुद भी संक्रमित हैं और उन्हें भी प्रारंभिक इलाज के बाद जो है उन्हें रेफर करना पड़ा एम्स पटना में, क्योंकि वहां पर बेहतर सुविधाएं थी। तो पूरे कोरोना ने बिहार सरकार का, खासकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी पोल खोल दी है। आपका दूसरा सवाल है कि जो जिलों को अस्पतालों से संबंधित किया गया है, हालांकि सबका ये मानना है कि ये थोड़े से कंफ्यूजन था एक तरह से कि कौन लोग कहाँ जाएंगे, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया गया है। लेकिन जो जिला के स्तर पर भी जो अस्पताल हैं वहाँ भी डॉक्टर संक्रमित हैं, वहाँ पर भी जो कोरोना वार्ड है उसमें काफ़ी अराजक स्थिति है। इसलिए लोग जो है वो दौड़ कर पटना की ओर आते हैं। पटना में भी जो है वो जो अभी तक एनएमसीएच को कोविड अस्पताल बनाया गया था, वहां आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री ही खुद ही नहीं जाना चाहता है। तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है, इस बात का आभास है कि वहां पर जो सुविधाएं हैं वो काफी कम है, जिसके कारण वो एम्स पटना को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और एम्स पटना के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस चीज से अब काफी परेशान हो गए हैं। रवीश, और बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। मनीष लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जो बिहार में कोविड-19 को लेकर तैयारी है वो संतोषजनक नहीं है और एक राज्य के अधिकारी को इस तरह से प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया गया है, अस्पताल के बाहर उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो सोचिए कि आम लोगों पर क्या गुजरती होगी। क्योंकि सारा कवरेज अमिताभ बच्चन और राजस्थान कांग्रेस और इसी तरह की बड़ी बड़ी घटनाओं में खप जाता है, इसलिए आपको अस्पताल से संबंधित जानकारियां कम आती हैं। वैसे बिहार, आपको पता होगा कि सीबीएसई के 16 रीजन होते हैं, उसमें से एक रीजन है पटना। 12वीं के नतीजे आए हैं, पटना रीजन ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, करीब 25% छात्र पास नहीं हो सके हैं। तो हमारी शिक्षा भी आप देख लें, हालांकि वो सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड का भी वही हाल है, और स्वास्थ्य का भी आप देख ही रहे हैं, ये बिहार है। लेकिन ट्विटर पर आप देखिए, आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, बड़ी बड़ी बातें नजर आएंगी, सबको नौकरियां मिल गई हैं, सब पैसे इतना कमा रहे हैं बिहार में, ऐसा स्वर्ण युग आया हुआ है कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे, लेकिन पूरा दृश्य, सुंदर दृश्य नहीं देख पाएंगे। तो मंत्रियों को फॉलो करें, हम लोगों को छोड़िए पीछा, मैसेज भेजना बंद कीजिए, हम लोग भी कब तक नेगेटिव चीजें बताते रहेंगे। तो ये हाल है बिहार की हालत है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं तो कहीं और चलते हैं, किसी और जगह का इलाज देखने के लिए। मैं मनरेगा का काम के साथ साथ यहाँ दिहाड़ी कर रही हूँ खेतों में भी। और मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी। और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँ हूँ।
तो भाई सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। सरकार मेरी सहायता करे तो मैं वर्ल्ड को भी गोल्ड दे दूंगी। शिक्षा का पापा हूँ मैं, मजबूर यहाँ काम कर रहे हैं हम। कोई भी दिहाड़ी दपाड़ी दे नहीं लॉकडाउन में, ना कहीं बाहर जा रहे ना कहीं जा रहे, नहीं बे प्रैक्टिस कर रही कहीं भी। ये हमारा हाथ बंटवाने के लिए आ जाती है, अकेली घर छोड़ नहीं सकते हम, अपने साथ ही ले आते हैं। अपना आड़े करे जावा हम बाबू बेटा बेटी हमारी मजबूरी है जी, बस मजबूरी में करी है कि मैं कितना तो खेल दे ना लॉकडाउन होया पास ना खुल रही। तो ये हाथ बंटवा रही है आप लोगों का? और बंटवा रही है, बड़े हम लाग रही नरेगा काम। तो गुजारा इसी से चल रहा है क्या? और इससे चल रहा है। अब चलते हैं पंजाब के होशियारपुर, जहां पर एक सरपंच साहब को थोड़ा सरपंच होने का अहंकार आया। ये कांग्रेस से संबंधित हैं। इनके पड़ोस में एक शादी हुई और बेटी वाले ने, लड़की वाले ने इन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो उस ईगो में आ गए बेचारे और किसी कागज़ पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अब वो वीडियो सामने आ गया है तो कह रहे हैं उनके बयान को, जैसे बड़े नेताओं को के बयान को तोड़ और मरोड़ के पेश किया जाता है, उसी तरह से इनके बयान को भी तोड़ के और मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर में एक गांव दाता के सरपंच दुखी या नाराज हुए कि गांव के ही एक शख्स ने उन्हें बेटी की शादी का न्योता नहीं दिया, इसलिए शादी से जुड़े दस्तावेज पर उन्होंने दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। नहीं करने चाहिए ना, फालतू गलती करना, साइन नहीं करना, साइन नहीं करने, ये सो साइन करने नहीं करने, पक्की गल, ठीक है, थैंक यू सो मच। जब इस इनकार का वीडियो चल पड़ा तो उन्होंने कहा कि गुस्से में इनकार किया था, अब साइन कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। लेकिन इस वीडियो वॉर से भी सरपंच नाराज हुए। उन्होंने पंचायत बुलाई, वीडियो बनाने वाले लड़के से माफी मंगवाई और इसका भी वीडियो बनाया। इन सब के बीच लड़की के दुखी पिता का कहना है कि उन्होंने तो अपनी ओर से शादी का न्योता भेजा था। मैसेज भेजे जिदा कहने कार्ड नहीं छपाए, एक कोई कार्ड छपाया सी, इन्हीं रिफ्यूज करता, वापस करते। अब पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने राजीनामे पर दस्तखत किए हैं। वो कहते भी ये आंदा मेरे नाल जिहड़ा गर्म मजाजी दे विच बोलिया मुंडा, कन्फर्म मैनूं दस्सिया नहीं की सीगा, ते पर फिर भी दोनों धਿਰਾਂ ਦਾ सॉर्ट आउट हो गया सी। सरपंच ने कहा सी भी जिहड़ा भी तुसीं मेरे तो पेपर करवाउणा तस्दीक करवा सकते हैं, पर शायद उस वेले तक उन्हें मुंडे ने उन्होंने क्लीयर दस्सिया नहीं सी कि की पेपर है ते काहदे वास्ते है जी। मामला फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन सरपंच के इस व्यवहार पर कई सवाल उठ रहे हैं। होशियारपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया है कि देश का जो अधिकांश मीडिया है वो फांसीवादी ताकतों के गिरफ्त में है, नफरत से भरी बातों को, प्रोपेगेंडा को फैला रहा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठी खबरों के जरिए हिंदुस्तान को तार तार कर रहा है। राजनीतिक खबरें। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि राहुल गांधी की ईर्ष्या की वजह से कांग्रेस का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नौजवान नेताओं से जलन होती है। वो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत जलते हैं। उनको लगता है कि इनको जरा भी आगे बढ़ने का मौका मिला तो राहुल गांधी को कोई नहीं पूछेगा। उमा भारती का कहना है कि सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों ही योग्य हैं और मेरे भतीजे जैसे हैं। अगर सचिन बीजेपी में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार विभागों का बंटवारा कर ही दिया। नरोत्तम मिश्रा को गृह,
जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण विभाग, यशोधरा राजे सिंधिया को खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार दिया गया है, जबकि जगदीश देवड़ा को वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी और विजय शाह को वन विभाग देने का फैसला किया गया है। तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन और बिसाहू लाल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में हेमताबाद से बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव बाजार में फंदे से लटकता मिला। ये बाजार उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके विधायक की हत्या की गई है। विधायक का परिवार जांच की मांग कर रहा है। परिवार के एक सदस्य का कहना है कि रात करीब 1 बजे कुछ लोग आए और उनको बुला कर ले गए। सुबह स्थानीय लोगों को उनका शव बाजार में फंदे से लटकता मिला। देवेंद्रनाथ रे 2016 में कांग्रेस के समर्थन से सीपीएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल बीजेपी में शामिल हो गए थे। भूत बन के, प्रेत बन के, तरह तरह से लोगों को डराकर आप कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, ना थाली बजाकर लड़ सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सूचनाओं से, विश्वास के जरिए, वैज्ञानिक तथ्यों से लड़ी जा सकती है। और हाँ, बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों को चुनौती देते हुए लड़ी जा सकती है। तरह तरह की भंगिमाओं बनाने में ही हमने 3-4 महीने का वक्त गुजार दिया। 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इस बीमारी महामारी के कारण। और अब भी हम वही यमराज बनाकर उसी तरह तरह से टिटिम्मा कर रहे हैं, टोटका कर रहे हैं कि लोग डर जाएं और फिर पालन करें। लोगों को बताना पड़ेगा कि इन नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है। भोपाल से ये रिपोर्ट देखिए। भूलो ना यार, हर बीमार का है परिवार। भोपाल की सड़कों पर यमराज उतरे हैं। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नियम तोड़कर भी ऐंठ दिखा रहे हैं। मैं यमराज के रूप में यहाँ लोगों को बता रहा हूँ, समझाइश दे रहा हूँ कि आप घर से निकलने से पहले मास्क का उपयोग करें। मास्क ना हो तो रुमाल, गमछा आदि का उपयोग करें, जिससे खुद भी, स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और अपनी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और अपना समाज भी सुरक्षित रहेगा। यमराज के रूप में जब मैं उनको समझाई देता हूँ, काफ़ी लोग डर भी जाते हैं, और उसी तरह मैं उनको समझाई देता हूँ कि घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। कुछ लोग सुनते भी हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, उनके साथ सड़क पर स्वयंसेवी भी हैं। सबकी कोशिश यही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सम्मान करें। दिन भर में 10-12 चालान यहाँ बिना मास्क वालों के बना लेते हैं। उसके अलावा जो चौराहों पे ITMS के जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी बिना मास्क वालों के चालान ऑनलाइन कट रहे हैं और उनके घर नोटिस जा रहा है। इसमें आवाज़, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ का सहयोग है। और हम लोग ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो हाथ धुलाई के संदर्भ में, उनको समझाइश दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि भोपाल में लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो लगा भी रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मास्क को मुंह तक, नाक तक नहीं ले जाते हैं, वो नीचे ही रखते हैं। तो ऐसे लोगों को रोककर समझाइश दी जा रही है, उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस तरह की गाड़ी के मार्फत, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस तरह की गाड़ी के मार्फत अलग अलग दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। एक चीज़ और आई है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ हिंसा के मामले बहुत बड़े हैं, तो ये गाड़ी में इस तरह के संदेश भी हैं कि बच्चों के साथ हिंसा ना करें। प्रशासन अब उन दुकानदारों पर कार्रवाई भी करेगा जिनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उन्हें कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करना पड़ सकता है या दुकान सील भी हो सकती है। उस दुकान के व्यक्ति को या तो हम लोग कोरोना की जो वॉलंटियर ड्यूटीज़ है उसमें अनिवार्यतः 3 दिन के लिए सम्मिलित करेंगे, या हम 3 दिन के लिए उस प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, या हम दोनों दंड भी एक साथ अधिरोपित कर सकते हैं। राज्य में अब कुछ जिलों में तो हर रविवार को लॉकडाउन घोषित कर ही दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि जिन जगहों पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन्हें भी चिन्हित कर कंटेनमेंट इलाके बनाकर उन जगहों को 3 से 4 दिन वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है उन्हें भी कुछ दिनों के लिए सील किया जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
तो कृपया मास्क लगाइए, ढंग से लगाए रखिए, नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर लगा के रखिए। और चलते चलते वही सवाल कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बच गई है, इस वाक्य के आगे पूर्ण विराम लगाएं या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। अगर सरकार बच गई है तो सचिन पायलट कहां बच गए हैं, इस वाक्य के आगे अल्प विराम लगाएं या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।